नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल द डेली शो पर। दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत थोरा और एक नए वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने फिर से एक बार उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज का विषय है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, एक प्रॉफिटेबल मुनाफे वाला डेयरी बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों, अगर आप भी डेयरी बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर ये स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको डेयरी फार्मिंग बिजनेस शुरू करने से पहले हेल्प करेगा। दोस्तों, स्टेप नंबर 1, अगर आप अपना डेयरी व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है प्लानिंग। आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने चाहिए। पहला सवाल, क्या आप ये डेयरी फार्मिंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं? क्या आपका मुख्य व्यवसाय जो है उसके साथ मिलकर एक छोटा सा पार्ट टाइम बिजनेस आप क्रिएट करने की सोच रहे हो, या फिर आप डेयरी फार्मिंग के जरिए एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हो जिसके थ्रू आप अच्छी क्वालिटी का मिल्क प्रोड्यूस कर सके, उससे अच्छी क्वालिटी के मिल्क प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में बेच सके। आपका मोटिव क्या है? दूसरा पॉइंट, आप कितनी गायों से शुरू करना चाह रहे हैं या फिर कितने गायों तक ले जाकर आप अपनी डेयरी फार्म को एक्सपांड करेंगे। जैसे कि अगर आप 10 गाय से शुरू करना चाहते हैं और 100 गाय तक जाकर रुकेंगे, या फिर आप 50 गाय से शुरू करने जा रहे हो और 500 गाय तक जाके रुके। आपके दिमाग में ये क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि डेयरी फार्मिंग बिजनेस को करने के लिए सारा प्लानिंग नंबर ऑफ काउज के ऊपर डिसाइड होता है। और तीसरा सवाल, आप अपना कितना समय और कितना पैसा इस बिजनेस के लिए दे सकते हो। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिजनेस जैसे किया जाए तो सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप डेयरी फार्मिंग बिजनेस को एज अ डेडिकेटेड बिजनेस चूज कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको आपका कीमती समय, आपका पैसा, आपका अनुभव, आपका नॉलेज इस बिजनेस के लिए देना होगा। आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम बिजनेस में अवेलेबल होना पड़ेगा, जिससे कि आपको आपके डेयरी बिजनेस का जो एक्चुअल वर्किंग स्टाइल है वो पता चले। दोस्तों, मेरी एक सलाह है आपसे कि छोटे से शुरू करें और अपने अनुभवों से, अपनी गलतियों से सीखें और फिर धीरे धीरे अपने डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, स्टेप 2, गाय की सही नस्ल को चुनना। दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करके लोगों तक अच्छे मिल्क प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जाए, तो आप होल्स्टीन फ्रीशियन जर्सी जैसी गाय की नस्ल को चुन सकते हैं। बट अगर उसी समय आपको ऐसी गाय की ब्रीड चाहिए जिसमें आपको दूध उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं, बट एक सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट करना है और काउज का प्रोडक्शन आपको ज़्यादा ना हो तो भी चलेगा, बट मेंटेनेंस और काउज के ऊपर बीमारियों वगैरह का प्रॉब्लम कम चाहिए, तो आप देसी काउज जैसे गिर, सिंधी, साहिवाल, थारपारकर इन ब्रीड्स के साथ जा सकते हो। दोस्तों, कॉम्बिनेशन में भी आप सोच सकते हो, कुछ जर्सी, कुछ होल्स्टीन फ्रीशियन और कुछ देसी गाय का कॉम्बिनेशन करके भी आप अपना डेयरी फार्मिंग बिजनेस चला सकते हो, जिसमें आपको दूध भी मिलेगा और आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आएगी। दोस्तों, अब स्टेप नंबर 3, जमीन और शेड की प्लानिंग करना। दोस्तों, एक डेयरी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास डेयरी फार्म के लिए एक परमानेंट जगह होनी चाहिए जहां पे आप अच्छी क्वालिटी के शेड्स को बिल्ड कर सके। आपको ज़मीन की आवश्यकता चारा उगाने के लिए भी पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारी काउस जब आप डेयरी फार्म स्टार्ट करते हो तो आपको हमेशा के लिए एक जैसा खाने का सप्लाई काउस के लिए उपलब्ध कराना पड़ता है। दोस्तों, शेड का डिज़ाइन करते समय आप कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रख सकते हो, जैसे आपके शेड का ओरिएंटेशन पूर्व पश्चिम हो, जिससे कि आपके शेड में अच्छी खासी सनलाइट सुबह और शाम को शेड के अंदर आती रहे। शेड के अंदर का फ्लोरिंग करते समय दोस्तों अच्छे से ढलान मेंटेन हो, ताकि कोई भी पानी, कोई भी वेस्ट वाटर का उसका यूरिन वहाँ पे ना रुके और वो इजीली बह जाए, ताकि शेड के अंदर आपको हाइजीन और ड्राइनेस मेंटेन करने में मदद हो। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, शेड को महंगा नहीं लेकिन कंफर्टेबल बनाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हेवी साइज़ के, बहुत ही कॉस्टली शेड्स को बनाएं, पर जब भी आप शेड को बनाएं तो कोशिश करें कि वो कंफर्टेबल है आपके काउस के लिए, वेल डिज़ाइंड है, अच्छी खासी लाइट, धूप और हवा की फ्लो उसके अंदर से घूम रही है और वो शेड आपके काउस के लिए कंफर्टेबल, आरामदायक है। दोस्तों, स्टेप नंबर 4, डेयरी फार्मिंग बिजनेस को शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गाय के लिए चारा और पोषण। दोस्तों, याद रखिए, आपके डेयरी फार्म की 70 से 80% कॉस्ट रहेगी चारे के ऊपर। तो आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा कि काउस के लिए आपको हरा चारा लगेगा, जिसमें आप नेपियर ग्रास, अल्फाल्फा, मेज, sorghum जैसे क्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सूखा चारा लगेगा, जिसके अंदर आप व्हीट भूसा, चने का भूसा, आप माउंटेन ग्रास और जो भी ड्राई पाउडर आपके यहाँ पे अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कुछ मात्रा में कॉन्सेंट्रेट लगेगा, मिनरल मिक्सचर्स लगेंगे, जिसकी भी व्यवस्था आपको लोकली मार्केट से हो जाएगी। अच्छे क्वालिटी का कॉन्सेंट्रेट फूड अगर आप काउस के लिए लेते हो और अच्छी चारे के साथ उसको मिश्रण करके प्रॉपर न्यूट्रिशनल प्लान के साथ काउस को खिलाते हो, तो आपका डेयरी फार्मिंग बिजनेस बहुत ही सफल रहेगा और अच्छा दूध प्रोडक्शन लेकर आप प्रॉफिटेबल बिजनेस को सेटअप कर सकते हो।
इसी के साथ में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात ना भूलिए, चारे के साथ में साफ और ठंडा पानी आपके काउस के लिए बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। याद रखिए, एक काऊ दिन में 100 से 150 लीटर तक पानी पीती है। अगर आप स्वच्छ और साफ पानी काऊ को पीने के लिए दिन भर उपलब्ध करा के देंगे तो आपकी गऊ ना कि अच्छा हेल्थ मेंटेन करेगी, बट आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध भी मिलेगा। दोस्तों, चारे के नियोजन में साइलेज को भी बनाना आप जरूर सीखिए। जिस तरीके से साइलेज बनाया जाता है, आप ग्रीन क्वालिटी का फॉडर साल भर के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हो, जिससे आपको एक सस्टेनेबल सप्लाई फार्म का पूरे साल भर के लिए मिलता है। आप निश्चिंत होकर अपने डेयरी फार्म को रन कर सकते हो। साइलेज के ऊपर डिटेल चर्चा हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। दोस्तों, स्टेप नंबर 5, रोज का डेयरी फार्म का व्यवस्थापन और रिकॉर्ड कीपिंग। दोस्तों, किसी भी डेयरी फार्म को, चाहे वो 10 से 50 काऊ तक हो या 50 से 5000 तक काऊ तक, आपको एक अच्छे स्टाफ की बहुत जरूरत होती है। ये स्टाफ दिन भर के काम जैसे दूध निकालना, शेड की क्लीनिंग करना, काउस की क्लीनिंग करना, उनके हेल्थ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है उसको परफॉर्म करना, गायों का चारा प्रोसेस करना, गायों को चारा खिलाना, उनको जो भी वैक्सीनेशन शेड्यूल्स उनको फॉलो अप करना, फार्म की क्लीनिंग और हाइजीन को मेंटेन करना, इस निकाले हुए दूध को या तो डेयरी पे सप्लाई करना या फिर प्रोसेसिंग प्लांट तक सप्लाई करना, इन सारी चीजों के लिए दोस्तों आपके पास एक बहुत अच्छे स्टाफ का होना बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ में दोस्तों, डेयरी फार्म पर रिकॉर्ड कीपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मैं देख रहा हूं कि मेरे पिछले 18 वर्ष के करियर में मैंने 3000 से 5000 तक गाय को मैनेज किया है। हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज पे जिस पे फोकस किया वो था रिकॉर्ड कीपिंग, क्योंकि आपकी जो गाय है वो आपकी फैक्ट्री जैसी है। अगर आपकी फैक्ट्री सही से नहीं चलेगी, अगर आपके फैक्ट्री के रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं होंगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। इसलिए दोस्तों, आपकी गायों का रिकॉर्ड, जैसे उसकी हीट साइकिल का रिकॉर्ड, उसकी बीमारियों का रिकॉर्ड, वो कब बीमार पड़ी थी, उसकी ब्रीडिंग का रिकॉर्ड, उसने कब बच्चे पैदा किए थे, बेबी काफ कब पैदा हुआ था, वो मेल था कि फीमेल थी, वो कितनी बार बीमार पड़ी, उस पर कौन सी ट्रीटमेंट की गई, उसको मास्टाइटिस कब हुआ था लास्ट, ये सारे रिकॉर्ड जब आपके पास रहेंगे तो आप एक सुनिश्चित तरीके से रिकॉर्ड बिल्ड कर पाएंगे, जिससे कि डेयरी बिजनेस को चलाते समय जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो पिछले साल की हिस्ट्री के साथ इस साल की प्लानिंग में आपको बेटर हेल्प होगी। इससे आप गाय के हेल्थ के बारे में अच्छे निर्णय ले सकोगे, इससे आप गाय के न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे निर्णय ले सकोगे, इससे आप गाय के काऊ कंफर्ट के बारे में बहुत अच्छे निर्णय ले सकोगे। दोस्तों, अब स्टेप नंबर 6 जो है गाय का और डेयरी फार्म का बजट। डेयरी फार्म शुरू करते समय आपको कई सारे बजट्स के बारे में सोचना होगा। जैसे कि आपको गाय खरीदनी है, उसके लिए आपको पैसे लगेंगे, आपको एक अच्छा शेड बनाना है, उसके लिए आपको पैसे लगेंगे, डेयरी फार्म के अंदर जो काऊ कंफर्ट फैसिलिटीज़ को आप लगाएंगे, जैसे कि आप फैंस लगाओगे, थोड़ा सा कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, अच्छा ड्रेनेज आपको करना पड़ेगा, काऊ के बैठने के लिए आपको अच्छी बेडिंग व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसके लिए शायद आप रबर मैट्स का इस्तेमाल करो, शायद आप मैन्योर बेडिंग का इस्तेमाल करो, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में आजकल बहुत हो रहा है, जहाँ पे सैंड और मैन्योर बेडिंग का भी इस्तेमाल होता है। मैंने भी अपने प्रीवियस जॉब प्रोफाइल में मैन्योर बेडिंग के साथ रबर मैट्स का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था दोस्तों, और इसके बहुत सुंदर रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि अगर आपकी गाय कंफर्टेबल है तो वो अच्छा दूध देगी, वो कंफर्टेबल है तो हेल्दी रहेगी, और आपको भी खुशी होगी कि आपकी काऊ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रह रही है। तो वो खर्चा आपको देखना पड़ेगा। आपको ये भी देखना होगा कि उनको चारा जो लाना है उसके लिए भी आपको पैसे का व्यवस्था करनी पड़ेगी। रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट फॉडर सप्लाई आपको फार्म पे होना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों, आपके हाथ में फ्री कैश फ्लो हमेशा होना चाहिए, जिसके थ्रू अचानक से आने वाले खर्चे, जैसे कोई अगर बीमारी का आउटब्रेक आता है, किसी काऊ की तबीयत खराब हो जाती है, तो आपके पास एक अच्छा खासा कैश फ्लो आपके हाथ में होना चाहिए, जिससे कि आप इमरजेंसीज में फार्म की सिचुएशंस को हैंडल कर सके। साथ ही साथ आपको डेयरी फार्म के ऊपर कुछ मशीनरीज का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप छोटा फार्म कर रहे हो 5 से 10 गाय तक, तो आप मैन्युअली ये सारी चीज़ें कर सकते हो, बट जब आप 50 गाय 100 गाय के साइज़ के ऊपर चले जाते हो तो आपको फार्म के अंदर थोड़ा सा ऑटोमेशन, थोड़ा सा मैकेनाइजेशन करना पड़ता है, ताकि आप इफिशिएंट डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सके। जैसे कि शेड के अंदर आपको क्लीनिंग के लिए छोटा सा ट्रैक्टर का रिक्वायरमेंट आ सकता है, जिससे कि आप स्क्रैपिंग कर सको, सारा मैन्योर ड्रेनेज तक ले जाया जा सके। आपको दोस्तों एक छोटे से टीएमआर मशीन की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिसके थ्रू आप आपके गायों के लिए जो चारा है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोसेस कर पाओ, उसको मिक्स कर पाओ, होमोजेनियस तरीके से काऊ उसको दे सको, ताकि जो आप हरा चारा, सूखा चारा, कॉन्सेंट्रेट, विटामिन, मिनरल्स काऊ उसको खिला रहे हो, वो एक जैसी मात्रा में हर बाइट में काऊ को एक जैसा न्यूट्रिशन मिले। तो टीएमआर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको उसके बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, आपको काऊ कंफर्ट के लिए कुछ फैंस, कुछ कूलिंग सिस्टम्स का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, जिससे कि जैसे धूप के सीजन में काऊ को बहुत गर्मी होती है और ये स्ट्रेस फिर आपके मिल्क प्रोडक्शन को ड्रॉप कर देता है।
तो अगर आपके शेड में काउस के लिए फैंस लगे हुए हैं, कूलिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो आप कोशिश करते हो कि जैसे आपको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आपके घर में मिले, वैसे आपके काउस को भी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट की पूर्ति हो। तो ये कॉस्ट के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको मिल्क स्टोरेज के लिए, मिल्क कूलिंग के लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ सकती है, जिससे कि आपके दूध की शेल्फ लाइफ बढ़े। अगर आप 50 से 100 या 200 गाँव का डेयरी फार्म कर रहे हो, तो एक छोटा सा बल्क मिल्क कूलर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिससे कि आपका दूध ठंडा रहे और लंबे समय तक वो चिल्ड कंडीशन में रहे, तो खराब भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये 6 पॉइंट की थियरी, 6 स्टेप्स आपको अपने डेयरी बिजनेस को शुरू करने में किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज इस चैनल को, द डेयरी शो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसी के साथ नीचे दिया गया बेल बटन दबाइए दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो, जो भी पॉडकास्ट सीरीज हम फ्यूचर में आपके लिए लेकर आए, वो तुरंत आप तक पहुंचे। दोस्तों, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना आपके लिए तो फ्री है, बट इससे हमें बहुत हेल्प होगी और ऐसा ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएं, आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आए, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस टॉपिक पे ज्यादा जानकारी चाहते हो। आप आपके सजेशंस, आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं, ताकि जो गलतियां अब हो रही हैं उसको हम अवॉइड करें और आपके लिए अच्छे से अच्छा डेयरी बिजनेस के लिए कंटेंट लेकर आते रहें। चलिए दोस्तों, अगले हफ्ते आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलने का वादा करते हुए मैं अनिकेत थोरात आपसे इजाजत लेता हूँ। तब तक के लिए कीप फार्मिंग। धन्यवाद।